Hello friends, this is Bodhisattva channel and I am Praveen Basla here with a new video on convalescent plasma therapy related to the current affairs and science and technology as well as recently आपने न्यूज़ में सुना होगा कि आफ्टर केरला गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट को भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए क्या कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है। तो इन दिस वीडियो वी गोना सी दैट what is this convalescent plasma theory is all about and how does it works and what are the various issue related to that and what is the way forward. So before starting this video there is a brief introduction of mine and मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीम बोधिसत्वा ने अपने टेलीग्राम पेज पर एक मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें इस मेंस आंसर राइटिंग में होगा क्या कि आपको एक दिन पहले कुछ टॉपिक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और नेक्स्ट डे एक फ़िक्स टाइम पर आपको उससे रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनका आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में आंसर लिखकर सबमिट करना है, जिससे कि उन्हें एवेल्युएट किया जा सके और आपको वैल्यूएबल फीडबैक प्रोवाइड कराया जा सके एक मॉडल आंसर शीट्स के साथ में। तो उस इनिशिएटिव को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो में आपको जो है लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी और फिर आप टेलीग्राम पर भी जाकर वहाँ बोधिसत्वा टाइप कर सकते हैं और उस ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। ये प्लाज्मा थेरेपी ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। इट गॉट एन हिस्ट्री कि 1918 में जब आपका स्पेनिश फ्लू आया था तो भी उसका बड़े लेवल पर स्पेनिश फ्लू में भी बड़े लेवल पे इस्तेमाल किया गया था। फिर आपका 2013 का एबोला डिजीज़ जब आया था, एपिडेमिक जब आया था, तब भी इसका इस्तेमाल किया गया था। और 2003 में जो आपका सार्स आया था वहाँ पर भी इस प्लाज्मा थेरेपी का क्या किया गया था, यूटिलाइजेशन किया गया था। तो इस प्लाज्मा थेरेपी को जानने से पहले हमें जानना होगा कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा जो रहता है आपके ब्लड टिश्यू का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, जिसमें कि आपके आरबीसी इस प्लाज्मा के अंदर डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स जो रहते हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। अब जो हमारे जानने के लिए जो चीज़ है वो ये है कि ये प्लाज्मा का फंक्शन क्या रहता है, कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट फंक्शन, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम। सेकेंड, सप्लाई क्रिटिकल प्रोटीन्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड इम्यूनिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा, ये आगे जाकर मैं इसे कनेक्ट करूँगा। और कैरीज इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज द सोडियम एंड पोटेशियम टू अवर मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सोडियम और पोटेशियम को इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म में भी ये प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर पीएच बैलेंस इन द बॉडी विच सपोर्ट सेल फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर पीएच को भी मेंटेन करने में ये प्लाज्मा क्या करता है, हेल्प करता है। नाउ एक और टर्म जो जानना ज़रूरी है वो है एंटीबॉडीज़ की। ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, और एंटीबॉडीज़ को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से वायरस जो है हमारी बॉडी में क्या करता है, एंटर करता है। तो एज़ वी ऑल नो कि कोविड-19 का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि इस पर जो है इसके सरफेस पे क्या है, स्पाइक्स हैं, और दीज आर द स्पाइक्स ऑफ द प्रोटीन, जिनको स्पाइक प्रोटीन भी कहा जाता है, फिर ग्लाइकोप्रोटीन भी कहा जाता है। ये वायरसेस पर, हर वायरस पे कुछ ना कुछ प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। और ये प्रोटीन्स का क्या फंक्शन रहता है, ये प्रोटीन्स जो रहते हैं ये हमारी बॉडी जो रहती है उस पर कुछ रिसेप्टर एंजाइम्स रहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में इन केस ऑफ द कोविड-19 जो आपका कोविड-19 वायरस है, इट इज़ गेटिंग अटैच टू ACE2 रिसेप्टर्स। ये इस प्रोटीन जो रहते हैं, वायरस प्रोटीन्स, ये हमारी बॉडी पे जो एंजाइम्स रिसेप्टर रहते हैं इन पर जाकर बाइंड करते हैं और इसके थ्रू क्या करते हैं, एंटर करते हैं। अब एंटर होने के बाद ये सेल का जो न्यूक्लियस जो रहता है उस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और वहाँ पर रहता है डीएनए। अब जो सेल में जो डीएनए है, लेकिन हमारा जो कोविड-19 है, जो हमारा वायरस है, ये जो है ये एक आरएनए बेस्ड वायरस है। तो ये क्या करेगा, जो आपके न्यूक्लियस में डीएनए है
इसको कन्वर्ट करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अपने आरएनए के अंदर में। और जब ये इसके आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस तरीके से वायरस जो है आपका वो मल्टीप्लाई भी हो गया और आपका जो सेल है वो इन्फेक्टेड भी हो गया। इस तरीके से एक सेल को इन्फेक्ट करेगा, फिर रेप्लिकेट करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेगा। फिर इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वायरस के जो सम प्रोटीन मटेरियल रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रोकन अप हो जाते हैं, और वो इस तरीके से सेल्स के बाहर जो होते हैं अकमुलेट हो जाते हैं। अब ये जो अकमुलेटेड प्रोटीन्स हैं वायरस के, ये हमारी बॉडी के लिए जो है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जो है वो ट्यूटोरियल का काम करते हैं। मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को ये बताते हैं कि यहाँ पर कोई फॉरेन प्रोटीन मौजूद है जो कि बॉडी से बिलोंग नहीं करता है, और हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसके लिए क्या करता है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। और वो जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है वो किया जाता है एंटीबॉडीज़ के थ्रू। ये एंटीबॉडीज़ ही रहते हैं जो आकर इस एंटीजन, ये जो प्रोटीन है इनको एंटीजन्स भी कहा जाता है, एंटीबॉडीज़ जो रहते हैं वो आकर इस एंटीजन से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। और इसको अटैच होने के बाद ये जो एंटीबॉडीज़ रहते हैं ये सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये सिग्नल्स जो रहते हैं वो हेल्पर्स को बुलाते हैं। और वो हेल्पर्स क्या रहते हैं आपके, वो हेल्पर्स रहते हैं टी सेल्स एंड आपके बी सेल्स। और ये टी सेल्स और बी सेल्स क्या करते हैं, ये जो बी सेल्स रहते हैं ये जो रहते हैं ये और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और ये जो टी सेल्स रहते हैं ये वायरस को डायरेक्टली क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज़ रहते हैं दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोटीन, और ये फ्लो करते हैं किसके अंदर में, प्लाज्मा के अंदर में आपके। तो प्लाज्मा का फंक्शन जैसे कि हमने पहले देखा था, टू कैरी आउट द proteins also. So antibodies are the protein produced and secreted by the B cells. They bind to the foreign substance that involved in the body such as the plasma. Antibodies are secreted in the blood and the mucosa. ये जो ब्लड और म्यूकोसा के अंदर सीक्रेट होते हैं। म्यूकोसा बेसिकली दे आर द थिन लेयर्स जो हमारे टिश्यूज़ को क्या करती है, इंटरनल टिश्यूज़ जो रहते हैं हमारे, म्यूकोसा उसको कवर करती है, और उसमें भी एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। एक और ख़ास बात है इन एंटीबॉडीज़ के लिए कि ये एंटीबॉडीज़ जो रहते हैं ये पर्टिकुलर एंटीजन्स के लिए ही रहते हैं। मतलब कि हर वायरस के लिए एंटीबॉडीज़ जो रहेगी वो अलग रहेगी। तो यहाँ से हमने जाना कि ये एंटीबॉडीज़ होती क्या हैं। अब एक वायरस का केस लेते हैं कि किस तरीके से आपके कोई क्या बोलते हैं, वायरस जो है जैसे कोविड-19 आपकी बॉडी में एंटर हुआ और कुछ लोगों ने उससे क्या कर लिया, रिकवर कर लिया। वो इन्फेक्टेड हुए और उन्होंने क्या कर लिया, रिकवर कर लिया अपने आप को। तो रिकवर कर लिया मतलब कि उनके इम्यून सिस्टम ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। अब इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स हम लोग देख चुके हैं कि वो किसके थ्रू रहता है, एंटीबॉडीज़ के थ्रू रहता है। मतलब कि जो लोग रिकवर्ड हो चुके हैं उनके अंदर क्या आ चुका है, पर्टिकुलर वायरस के लिए क्या प्रोड्यूस हो चुके हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो चुके हैं। और ऐसे एंटीबॉडीज़ मैंने बताया कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, प्लाज्मा में। तो ऐसे मरीज जो रिकवर कर चुके हैं उनका जो प्लाज्मा जो रहेगा, उस प्लाज्मा को हम लोग क्या कह देते हैं, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा कह देते हैं। Here we can see people who had recovered from the COVID-19 have antibodies to the disease in the blood. Doctor call this convalescent plasma. Researcher hope that convalescent plasma can be given to the people with severe COVID-19 to boost their ability to fight the virus. और रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये अगर हम किसी रिकवर्ड पेशेंट्स के भीतर से दूसरे जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं उनके अंदर अगर ट्रांसपोर्ट कर दें तो उनका इम्यून सिस्टम भी क्या करेगा, इस वायरस को फाइट करने में उनको हेल्प करेगा। तो ये जो बेसिकली रहता है आपका कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा रहता है। अब ये काम किस तरीके से करता है, बहुत ही सिंपल है। जिस तरीके से आपका ब्लड एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ब्लड एक्सट्रैक्शन करने के बाद सेपरेट कर लिया जाता है उसको, जो प्लाज्मा वाला पार्ट रहता है जिसमें एंटीबॉडीज़ रहते हैं, वही पार्ट को क्या किया जाता है, सिर्फ यूटिलाइज़ किया जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके अंदर में, जो इन्फेक्टेड पर्सन रहता है। आप डायग्राम से देख सकते हैं इसमें
इसमें कि एक रिकवर्ड, पहले पेशेंट क्या हुआ, इन्फेक्टेड हुआ, उसके बाद उसने रिकवर किया, रिकवर करने के बाद उसके ब्लड को ड्रॉन किया गया और फिर वायरस न्यूट्रलाइजिंग जो एंटीबॉडीज़ थी उनको कलेक्ट करने के बाद एक इन्फेक्टेड पेशेंट के अंदर डाला गया जो पहले से इन्फेक्टेड है, तो वो भी क्या कर सकता है, इसके लिए फाइट कर सकता है। और इसी पूरे ट्रीटमेंट को जो है हम लोग क्या कह देते हैं, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कह देते हैं। अब नाउ द थिंग इज दैट कि व्हाट आर द वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू दिस कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा therapy. First is that trial data is still to be analyzed, as I earlier said in the starting of the video that कि ICMR ने अभी परमिट किया है ह्यूमन ट्रायल्स के लिए कि ये प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल्स किए जाएँ। उसके बाद उसके रिज़ल्ट आएंगे और काफ़ी सारे डायमेंशन खुल के आएंगे, देखना होगा कि किस तरीके से और क्या क्या इसमें इश्यूज हो सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ द डोनर नीडेड, काफ़ी सारे, अगर ये काम करता है तो काफ़ी सारे डोनर्स जो होंगे हमें रिक्वायर्ड रहेगी, और वॉलंटियरली ये निश्चित करना कि कौन डोनेट करने के लिए चाहता है, इच्छुक है, और उनको उस तरीके से कलेक्ट करना और फिर इस थेरेपी को क्या करना, अप्लाई करना। एंड द नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन रेट ऑफ एंटीबॉडीज़, कि कितना एंटीबॉडी एक्चुअल में प्रोड्यूस हो रहा है किसी पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर जो रिकवर्ड कर चुका है, और उतने एंटीबॉडी काफ़ी होंगे जब उनको हम निकाल कर दूसरे इन्फेक्टेड पेशेंट्स को दें उसकी बॉडी में काम करने के लिए, ये भी एक इशू है। नेक्स्ट इशू इज़ दैट कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, एज वी ऑल नो कि अभी ट्रायल्स के लिए परमिशन दिया गया है, तो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना है, कैसे क्या होना है, इसके लिए प्रोटोकॉल्स होना काफ़ी ज़रूरी है। तो वो भी क्लियर कट प्रोटोकॉल्स अभी प्रोवाइडेड नहीं किए गए हैं। एंड देन फिगरिंग आउट द मिनिमम डोज, कि किस तरीके से मिनिमम डोज कितना रहेगा, कि कितने एंटीबॉडीज़ जो रहेंगे वो कारगर रहेंगे एक पर्टिकुलर दूसरे पेशेंट में। किसी एक पेशेंट में तो चलो कम एंटीबॉडीज़ ने भी वो काम कर दिया, लेकिन उतने ही एंटीबॉडीज़ काफ़ी रहेंगे क्या किसी अगले पेशेंट में ट्रायल करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज़ फॉर हाउ लॉन्ग दीज एंटीबॉडीज़ विल रिमेन, और कितने टाइम के लिए ये एंटीबॉडीज़ क्या रहेंगे किसी ब्लड के अंदर जो है, किसी दूसरे के प्लाज्मा के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे कि मेजल्स जो है आपकी बीमारी है, उसमें जो एंटीबॉडीज़ रहते हैं वो बॉडी में लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल रहते हैं। सो देयर आर मैनी इश्यूज रिलेटेड टू दिस, एंड there is a hope that we can see in the terms of the convalescent plasma therapy. So this was our video. थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फिर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, उन पर कमेंट कीजिए, और आप सजेस्ट करिए कि आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं। और यहाँ हमारा टेलीग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।